Assalamu alaikum. I hope that all of you find doing very very good. This is Dr. Mahin Javed, a clinical dietologist. तो आज की जो वीडियो है लेक्चर बेस्ड वीडियो है और वो कंटिन्यूटी है पे कार्बोहाइड्रेट्स की। जिस तरीके से हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन और उसके सोर्सेज वगैरह को डिस्कस किया था, इसमें हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, क्योंकि अगर आपको समझ आ गई है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है और अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स की नई वीडियो देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके जो है वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, बेसिकली ये क्या है। और जब आपको फर्दर समझ आएगी, पता चलेंगे, फिर ही आप फर्दर इन चीजों को जो है सारे, जिस तरीके से यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन है, पर सबसे ज्यादा डाइजेशन आती है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, मेटाबॉलिज्म है, वो आपको समझ आएगा, अदरवाइज समझना मुश्किल हो जाएगा। सो सबसे पहले हम अपनी डाइजेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, सबसे पहले डाइजेशन होती है, आपने फूड को इनटेक किया बाय माउथ, तो आपके माउथ में 10% जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये माउथ के अंदर आपकी 10% कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है। ठीक है, और उसके अंदर क्या है आपके पास, आपकी स्टार्च है, शुगर्स है, पॉलीसेकेराइड है। बेसिकली पॉलीसेकेराइड्स के बारे में हमने पढ़ा था ना, पॉली यानी कि मैनी और सेकेराइड्स यानी कि आपके शुगर यूनिट्स। जब आपके 3 to 10 या मोर देन आपके इक्वल टू 10 आपके मोनोसेकेराइड्स के यूनिट इकट्ठे होते हैं तो बेसिकली वो पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। इसी तरीके से आपके जितने भी शुगर्स हैं आप, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मेन चीज ये कि अगर आप इनटेक कर रहे हो अपने मोनोसेकेराइड्स की है तो ठीक है, लेकिन अगर आप डाइसेकेराइड की कर रहे हो, आप पॉलीसेकेराइड्स की कर रहे हो, ठीक है, या आप जो है वो ओलिगोसेकेराइड्स की कर रहे हो, तो वो सारे अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होंगे इनटू मोनोसेकेराइड्स, क्योंकि सिंपलेस्ट यूनिट है मोनोसेकेराइड। और फर्दर फिर जाके आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा। मैंने आपको पहले बताया था, आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज करता है, आप कह लो कि फिर रहा होता है आपकी पूरी बॉडी, आपकी पूरी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, दैट इज अराउंड 5 to 6 ग्राम्स। ठीक है, और अगर आप सिंपल ग्लूकोज की बात करते हो ना, ये आपका ग्लूकोज है, और अगर आपने एक टाइम लिया तो ये आपको एटीपी देता है अराउंड आपके 26 से 38 एटीपी। ये वेरी करते हैं कि जब आप किस चीज की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। सो डाइजेशन को हमने स्टार्ट किया, आपने इनटेक की बाय माउथ पॉलीसेकेराइड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, आपके कॉम्प्लेक्स है, स्टार्च है, शुगर्स है, माउथ में 10% आपकी डाइजेशन होगी। उसके बाद आपका जो है वो एसोफेगस के अंदर कुछ नहीं होता है। एसोफेगस सिर्फ आपका एक जो है वो फूड पाइप है जहां से फूड जो है वो ट्रांसफर होता है, अदरवाइज उसका और कोई फंक्शन जो है वो आपको नहीं मिलता। ठीक है, फूड के प्रोसेस के अंदर मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, कि फूड का आपको कि वहां पे कोई डाइजेशन हो रही है, कोई एब्जॉर्प्शन हो रही है, वो नहीं होता। ठीक है, देन आपका फूड जाता है स्टमक के अंदर। ठीक है, स्टमक के अंदर जाता है, वहां पे आपकी डाइजेशन जो है वो पॉज हो जाती है, वो रुक जाती है। वहां पे आपकी डाइजेशन क्यों रुकती है? क्योंकि वहां पे प्रेजेंट होता है HCl। ठीक है, स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है, जिस HCl की वजह से वहां पे डाइजेशन जो है वो थोड़ी टाइम के लिए पॉज हो जाती है। देन अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको बताया कि आपके माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की, और वो किसकी वजह से होती है? देखो एंजाइम्स होते हैं ना, दो चीजें याद रखो। एक तो एंजाइम, ये देखो, ये आपके एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन इन नेचर है। और दूसरी ये थी, इसके एंजाइम आपका जो रिएक्शन चल रहा है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, आपके रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। जब एंड प्रोडक्ट मिल जाता है तो वो जो है वो उससे बाहर निकल जाते हैं रिएक्शन से एज इट इज। ये आपके एंजाइम है। और दूसरी चीज ये कि इस जितने साइकिल के अंदर मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का साइकिल पढ़ाऊंगी डाइजेशन का, तो उसके अंदर आपको एक वर्ड मिलेगा एस। जिस चीज के आगे ASE लगा हुआ है उसका मतलब है एंजाइम। ठीक है, ये स्पेसिफिक एंजाइम है। सो यहाँ पे हम देखो, माउथ के अंदर आपका सिलाइवरी अमाइलेस होता है, जिसको आप टाइलिन भी कहते हो। उसके अंदर पी जो है वो आपका साइलेंट रहता है, सिलाइवरी अमाइलेस। और एक चीज याद रखो कि कार्बोहाइड्रेट की जितनी डाइजेशन हो रही है ना, उसके अंदर जो एंजाइम्स यूज होते हैं कार्बोहाइड्रेट को, वो अमाइलोलिटिक एंजाइम्स हम उनको कहते हैं। ये देखो, अमाइलोलिटिक एंजाइम्स आपके होते हैं जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसकी डाइजेशन करवाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स है CHO। ठीक है, अमाइलोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं, हम उसको कलेक्टिवली
लेकिन जब आपने इसकी डाइजेशन वगैरह को पढ़ना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने इनटेक किया सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन ने उस पर एक्ट किया, वो उसकी थोड़ी सी डाइजेशन हुई आपके माउथ में और कार्बोहाइड्रेट की इनटेक करते समय आप रोटी चावल, तो आप कभी उसको फील करो कि रोटी जो है वो थोड़ी आपको स्वीटिश इन टेस्ट लगती है, ठीक है। डाइजेशन स्टमक के अंदर जाके पॉज हो गई, वहां पे कोई डाइजेशन नहीं हो रही है, देन आपकी जो 90% ऑफ डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है यहाँ पे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 90% होती है। अब होता क्या है कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियास को मैसेज आता है कि भाई फूड आया है हमारे पास। जो कायम है, जो पोलस है, देखो बोलस ये कायम बेसिकली होता है जो आप उसका एक फूड खाते हो और वो च्यू होने के बाद जो है वो आपका कायम बन जाता है। कुछ लोग इसको चाइम भी पढ़ते हैं लेकिन कायम यूजली आपको जो है वो सुनने के लिए मिलेगा। और दूसरा आपके पास होता है बोलस। बोलस क्या होता है कि आप फूड की इनटेक कर रहे हो, वो थ्रू पेरिस्टालसिस जो है वो इस तरीके से नीचे जा रहा है। पेरिस्टालसिस क्या मूवमेंट होती है इस तरीके से, फूड की मूवमेंट होती है कि पहले यहाँ पे गया, फिर आगे से इसमें जो है ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर इधर फूड आया रिलैक्स हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये आपका पेरिस्टालसिस होता है, ठीक है बेटा, ये पेरिस्टालसिस है। इसके थ्रू आपका फूड आगे जाता है। फिर आप एसोफेगस में आपका फूड आगे गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन को मैसेज किया कि आप अपने पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज करो। पेंक्रियाटिक जूस जो है वो फर्दर आपकी डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। अगर हम फैट्स को देखते हैं तो उसके अंदर आपका लिवर से जो है गॉल ब्लैडर से सॉरी वो आपका बाइल रिलीज होता है, वो हम तब पढ़ेंगे। अभी आपका पेंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज आया, उसने डाइजेशन करवाई और क्या हुआ कि फर्दर आपके पॉलीसेकेराइड्स जो है उनकी ब्रेक डाउन हो गई इनटू डायसेकेराइड्स, ठीक है। ये ब्रेक डाउन होगी। ब्रेक डाउन होने के बाद अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो पहले वाला जाके देखो ताकि आपको ज्यादा इजी समझ आए कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो डाइजेशन। तो डायसेकेराइड्स, कौन सा डायसेकेराइड्स, माल्टोस, सुक्रोस और लैक्टोस, ये बनने के बाद फर्दर इनके ऊपर जो है एक्ट किया किसने, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। देखो बेटा इंटेस्टाइन है आपकी, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पे ना इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए छोटे छोटे हेयर लाइक आप समझो प्रोटेक्शन होते हैं, आप उनको कहते हो विलाय। और फिर विलाय के अंदर भी आपके होते हैं माइक्रोविलाय। ये बेसिकली सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं आपके इंटेस्टाइन का। तो यहाँ से जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं उनको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग से, इस एरिया से जो है ना वो रिलीज हो रहे हैं सारे। अब वो कौन से है, वो देखो वो वाले जो है वो आपके पास है माल्टोस के लिए माल्टेस, मैंने आपको बताया था ACF एंजाइम है। सुक्रोज के लिए सुक्रेस, लैक्टोस के लिए लैक्टेस, ठीक है। फिर अब क्या होगा कि माल्टोस पे जब माल्टेस एक्ट करेगा एंजाइम तो आपका ग्लूकोज, दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के रिलीज होंगे, सिंपल आपका मोनोसेक्राइड बनेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बन गया। फिर सुक्रोज के ऊपर जब सुक्रेस एक्ट करेगा तो आपका एक ग्लूकोज का बनेगा एक फ्रुक्टोज का बनेगा। ये सिंपल मोनोसेक्राइड है, मैंने आपको शुरू में बताया था। आपका कॉम्प्लेक्स जो है ना वो सिंपल के ऊपर आपका बनता है, यानी कि आपके जितने पॉलीसेकेराइड्स हैं, डाइसेकेराइड्स हैं, ओलिगोसेकेराइड है, अल्टीमेटली बॉडी के अंदर उनको मोनोसेकेराइड ही बनना है। फिर वो आगे मैं बताती हूँ क्या होता है मोनोसेकेराइड में। आपके पास सिर्फ ग्लूकोज नहीं है, बाकी में क्या। फिर आपके पास लैक्टोज के ऊपर जब लैक्टेस एक्ट करता है तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल निकलता है और एक लैक्टोज का मॉलिक्यूल निकलता है। ये सारे आपके मोनोसेकेराइड्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, बन गए। अब आपकी बॉडी में तो अब्सॉर्ब होनी है सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज, या उसने अगर स्टोर होना है तो ग्लूकोज को ही फर्दर प्रोसेस किया जाएगा और किसी चीज को प्रोसेस नहीं किया जाएगा। सो क्या होगा कि आपका जो ग्लूकोज है, जिस तरह यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे, ये तो ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे आगे, ठीक है, ये आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है बेटा ये चले जाएंगे। लेकिन इनका क्या होगा, जो आपके ये है ग्लूकोज आपका, सॉरी यहाँ से दो चले गए, आपका फ्रुक्टोज रह गया, आपका ग्लैक्टोज, इनके ऊपर क्या होगा, ये देखो यहां से ये फ्रुक्टोज रह गया, ये ग्लैक्टोज रह गया। लिवर के पास जो है वो मैसेज जाएगा कि भाई एंजाइम्स को रिलीज किया जाए वाया पोर्टल वेन। जो लिवर को वेन जा रही होती है उसको हम पोर्टल वेन कहते हैं,
पोर्टल से हमेशा याद रखो कि वो लिवर को मैसेज आता है कि एंजाइम्स रिलीज करो इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज इनटू ग्लूकोज। वाई? बिकॉज आपकी जो जितनी डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, वो होती इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ही है। सो क्या होगा, आपका ये फ्रुक्टोज है, ये ग्लैक्टोज है, लिवर के पास गया, लिवर ने एंजाइम्स भेजे। फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है दैट इज फ्रुक्टोकाइनेज। फ्रुक्टो नेम से उसका इंडिकेट कर रहा है कि फ्रुक्टोज के लिए है, और काइनेज ASE फ्रुक्टोज को कन्वर्ट कर रहा है इनटू ग्लूकोज। देन वी हैव ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज की कन्वर्जन के लिए वी हैव ग्लैक्टोकाइनेज। लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम आया? ग्लैक्टोकाइनेज। ये बेसिकली एक फ्लो चार्ट सॉर्ट ऑफ है, इससे आपको ज्यादा इजी समझ आ जाएगा। फिर आप जब बुक से पढ़ोगे तो आपको इतना इशू नहीं होगा। सबसे ज्यादा इशू यही होता है कि पैराग्राफ्स होते हैं, हम उनको पढ़ते जाते हैं, हमें समझ नहीं आता। तो फ्लो चार्ट जब बना होता है, जब आप उसको समझ लेते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है। चीजें सारी यही होती हैं, एंजाइम्स वही रहेंगे, आपके बॉडी के पार्ट्स वही रहेंगे, आपके जो हैं इवन आपके शुगर्स भी सेम रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ग्लूकोज अगर यूज होना था, उसकी यूटिलाइजेशन थी सेल के अंदर, तो वो यूज हो गया। जब उसने यूज नहीं होना, स्टोर होना, स्टोर वो यूजली कहाँ पे होता है? स्टोर आपका एडिपोज टिश्यू के अंदर होता है। आपका जो ग्लूकोज स्टोर होता है ना, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म के अंदर, एडिपोज टिश्यू में और आपके लिवर के अंदर। वहां से फिर जब आपको रिक्वायरमेंट है तो आपका जो ग्लूकोज है वो चला जाता है आगे, जिधर जिधर सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरीके से यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस होता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्यों होता है? ये बेसिकली साइकिल्स है, वो भी आपको बाद में पढ़ाती हूँ मेटाबॉलिज्म के बाद, लेकिन पहले ये चीजें समझ लो। ठीक है, कि आपका स्टोर करता है एक्सेस ग्लूकोज को टू ग्लाइकोजन। आपका ग्लूकोज एक्सेसिव है, उसको देखो, आप कहीं जाते हो तो आपको या तो चल के जाना पड़ता है या आपको किसी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, बैठे बैठे आप उस जगह पे नहीं पहुंच जाते। इसी तरीके से आपको ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए कोई साइकिल चाहिए। वो साइकिल जो है उसको आप कहते हो ग्लाइकोजेनेसिस, कि आपके ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू ग्लाइकोजन। ये सारा आपका हो गया डाइजेशन। देन अब यहाँ पे भी है एब्जॉर्प्शन, फूड की डाइजेशन हो गई। फूड यहाँ तक जो है उसने ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी तो जाना ना बेटे। ठीक है, ये आपका ब्लड स्ट्रीम है। ठीक है, ये आपका ब्लड स्ट्रीम है, और वो कहाँ से जाता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही ब्लड में जिधर जिधर उसकी रिक्वायरमेंट है वो जाता है। ठीक है, दूसरी ये चीज होती है कि आप कहते हो कि किडनीज के साथ भी कुछ चीजों की जो है वो एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन होती है। वो मैं आपको तब पढ़ाऊंगी जब हम किडनी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी हम इसके ऊपर जो है वो फोकस करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन है आपकी, ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये ग्रीन जो मैंने आपको शो किया। अब ये आपके छोटे छोटे सारे विलाए हैं, माइक्रोविलाए है। आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए ये खोलेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, आपका फ्रुक्टोज है, ग्लैक्टोज है, ग्लूकोज है, इसमें होना ना, क्योंकि देखो बेटे, ये जो मैंने आपको स्टेप बताया ना, यहां तक ये सारी डाइजेशन है, ये आपका थोड़ा एब्जॉर्प्शन के बाद हो रहा है। ये वाला पार्ट्स भी समझ लो, ये पार्ट समझोगे तो उसके बाद ही आपको आपकी एब्जॉर्प्शन का पार्ट जो है वो समझ आएगा। एब्जॉर्प्शन के अंदर आपका फ्रुक्टोज है, ग्लैक्टोज है और ग्लूकोज है। इसने कैसे जाना है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो, किसी ना किसी एक ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है चीज को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, जिस तरीके से आपका वो है, आपकी आयरन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है कौन? हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, उस पर लगी होती है, आयरन ज्यादा होती है। इनमें से किसी भी एक चीज की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी बॉडी जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो सेम एज दैट आपका ये है। ठीक है, अब क्या होता है, ये लिखा है GLUT5, SGLT1, SGLT1। अब ये क्या है? ये जो GLUT5 है ना आपका, ये है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1। इसको हम कैसे लिखते हैं? GLU, ग्लूकोज, आगे T से ट्रांसपोर्टर और ये 1। एक ये इसका हो गया। ठीक है, देन आपका है SGLT1। बेटे इनके नंबरिंग होती है उस हिसाब से, इतनी आपको डेप्थ में भी जाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस जगह पे कौन सी चीज जो है वो काम करवा रही है।
ठीक है। ये आपका होता है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है, 1। ये 5 भी होता है, ये 6 भी होता है। सॉरी। ये सारा काम किधर हो रहा है? ये जो सारा काम है ना, ये आपके एंटेरोसाइट्स में, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं उनको आप कहते हो एंटेरोसाइट्स, अंडरस्टैंड। और उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग के अंदर हो रहा है। अब फ्रुक्टोज को स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम तक जाने के लिए कौन करता है, उसकी हेल्प कौन करता है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5। इसी तरीके से ग्लैक्टोज की करता है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, और सॉरी ग्लैक्टोज की और ग्लूकोज की भी ही सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 ही हेल्प करता है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के ब्लड स्ट्रीम में चला जाए, ठीक है। अब ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। अब ब्लड स्ट्रीम के अंदर से आगे भी तो आपका कोई काम जाना है ना, आगे भी तो आपको चीजों की रिक्वायरमेंट और यहाँ से भी उसने पकड़ के आपके उसके अंदर लेके जाना है। तो ग्लू ट्रांसपोर्टर 2 हेल्प करता है फ्रुक्टोज के लिए। ग्लू ट्रांसपोर्टर 2 और ये ग्लू ट्रांसपोर्टर 2 ही आपकी हेल्प करता है फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज को आपके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाने में। फिर जब आपके फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज पहुंचते हैं ब्लड स्ट्रीम में तो जाते हैं ये लिवर को, और लिवर कहता है कि भाई एंजाइम रिलीज करो, कौन सा? फ्रुक्टोकाइनेज, ग्लैक्टोकाइनेज, ताकि कन्वर्ट हो जाए आपका ग्लूकोज के अंदर और फर्दर जब जिसकी जरूरत है वो तो हो जाए, अदरवाइज बाकी का जो है वो स्टोर हो जाए। तो ये है आपकी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हम इसका तो समझ आ गया, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, इसके अंदर रिक्वायरमेंट होगी ग्लूकोज की। ये सोडियम ट्रांसपोर्टर, कोई जगह पे सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरीके से आपका सोडियम पोटेशियम चैनल्स होते हैं बॉडी में, उसी तरीके से ये भी सोडियम जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। यहाँ पे सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इसके साथ सोडियम अटैच होता है, इसके साथ भी फिर फर्दर आपको ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर ले गया, आगे से लिवर है। ये आपकी दो मेन चीजें हो गई, डाइजेशन होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। इसके बाद होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है आपका ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी। लिवर के पास भी चला गया, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर भी हो गया सब कुछ। तो आप क्या है कि आपकी जो बॉडी में रिक्वायरमेंट है, आप कोई काम कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप चल रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके लिए आपकी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट तो है, तो कौन निकालेगा? हो कैसे होगा? ब्लड स्ट्रीम तक तो चला गया, इससे आगे भी तो कोई काम है, मेटाबॉलिज्म होगा। तब आपकी बॉडी जो काम करेगी दैट इज मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म इन सिंपल वर्ड्स क्या होता है? ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो है, कुछ का फास्ट है। फास्ट जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर बेसिकली ये है कि आप कोई चीज को करते हैं तो आपकी बॉडी जो है उसको यूटिलाइज कर लेती है, रादर देन वो पड़ी रहे उसमें एडिपोज, ये जो है आपके टिश्यू, फैट टिश्यूज होते हैं, यहाँ पे स्टोर होता रहे। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, यानी कि बॉडी में सही तरीके से कोई ब्रेक डाउन हो नहीं रही, कोई रिएक्शन जो है वो बॉडी में नहीं हो रहा, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। फिर उसके लिए डिफरेंट डाइट होती है, ठीक है। आपकी एनर्जी रिलीज करवाता है, आपकी सॉरी एनर्जी जो चाहिए वो करवाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर भी वी हैव 2 टाइप्स आगे उसकी फर्दर, ठीक है। सबसे पहले वी हैव कैटाबॉलिज्म, देन वी हैव एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को याद रखने के अलावा बहुत एक आपके पास अच्छा मेथड है, वो ये है, पहले कैटाबॉलिज्म में सुन लो होता क्या है। कैटाबॉलिज्म में आपकी कॉम्प्लेक्स बड़ी, आपका ये स्क्वायर है, ये टूटेगा इनटू स्मॉलर स्क्वायर्स, ठीक है, स्मॉल चीजों के अंदर टूटेगा, कॉम्प्लेक्स टू स्मॉल। तो आपका सी से है कट हो रहा है, बड़ी चीजें आपकी कट हो रही है, ये देखो कट होकर स्मॉल में जा रही है, तो आपका कैटाबॉलिज्म है। इसी तरीके से एनाबॉलिज्म के अंदर आपके सिंपल जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे सिंपल हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं, कोई एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट आपके पास एनाबॉलिज्म आ जाता है, ठीक है। अब आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर आपका कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म है, जिसकी यहाँ पे भी मैंने आपको एग्जांपल बताई कि ग्लूकोजेनेसिस होता है आपके ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए इनटू ग्लाइकोजन। बेटा साइकिल चल रहा है ना, एक उसको हमने चलाना है। उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अब आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज की, कैसे जाएगा ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज कैसे निकलेगा, उसके लिए वी हैव डिफरेंट साइकिल्स, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले वी हैव बहुत सारे डिफरेंट बेटा साइकिल्स होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल होता है जिसको आप क्रेब्स साइकिल्स भी कहते हो,
ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। ठीक है। ये सारे जो साइकिल है ना, ये आपकी बॉडी में होता है इन ऑर्डर टू रिलीज ग्लूकोज, इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। अब इस पे वो डिपेंड करते हैं कि कुछ जो है आपकी जिस तरह ग्लाइकोलिसिस है उसका एंड प्रोडक्ट जो है वो आपका बनता है, पायरोवेट बनता है। फिर पायरोवेट आपका चला जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर, वो भी मैं आपको समझा दूंगी। सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर चला जाता है, उससे एटीपीज रिलीज होते हैं, किसी से 12 रिलीज हो रहे हैं, कोई टोटल 8 कर रहा है, कोई सिर्फ 2 एटीपीज रिलीज कर रहा है। एटीपी आपके एनर्जी पैकेट्स है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपका जो एटीपी है, ये देखो आपका जो एटीपी है ना, ये बेसिकली एनर्जी पैकेट है। जितने एटीपी यूज होते हैं उतनी अच्छी बात होती है, एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एटीपी जो है किसी जगह पे यूटिलाइज भी होते हैं तो फिर हमें देने पड़ते हैं। एनर्जी करेंसी आप समझ लो। ठीक है, तो ये आपका जो सारे है ना साइकिल्स, इसके अलावा और भी साइकिल्स होते हैं। फैट्स के लिए डिफरेंट है, प्रोटीन्स के लिए डिफरेंट है, ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है। तो ये सारे मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए रख लो, जिस तरह ग्लाइकोलिसिस है, सिट्रिक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ये सारे साइकिल्स होते हैं इन एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले आज हमने क्या देखा है कि हमारे पास डाइजेशन है, डाइजेशन हो गई, यहाँ तक बेसिकली डाइजेशन हो गई, आपका एब्जॉर्प्शन है, लेकिन समझना जरूरी है, अदरवाइज आप नहीं समझ सकोगे। ये आपकी डाइजेशन का फ्लो चार्ट है। देन वी हैव एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड स्ट्रीम, बट ये आपकी ब्लड स्ट्रीम है। सॉरी, ये आपकी ब्लड स्ट्रीम है। फिर इसके बाद मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और फिर वी हैव ये सारे जो हैं साइकिल्स चलते हैं इन ऑर्डर टू रिलीज ग्लूकोज फॉर एनर्जी। ठीक है, स्टोर वो ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर ही होगा, किसी और फॉर्म में नहीं होगा। पहले हमने क्लासिफिकेशन देखा, सोर्सेस देखे, देन हमने उसकी जो है वो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, वो मैंने आपको डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ा दिए थे। अब हमारे पास है मेटाबॉलिज्म की किस तरीके से होता है। बहुत ज़्यादा आपको अगर डिटेल्स रहेंगे तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको फर्दर इन ये सारे साइकिल्स जो हैं डिटेल पढ़ा दूँगी। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन आपके लिए समझने ज़रूरी हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपकी बॉडी में ग्लूकोज जा रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसने ब्रेक डाउन होना है। ठीक है, और साथ वो एनर्जी रिलीज करेगा, मैंने आपको पहले बताया था, इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। तो कुछ ऐसे साइकिल्स होते हैं जो आपकी ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, जिस तरीके से ये वाला है आपका ग्लाइकोजेनेसिस, इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो है ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लेकिन कुछ बाकी हैं कि जिसके अंदर आपका ये जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो है ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज को रिलीज करने के लिए, एनर्जी को रिलीज करने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक साइकिल को, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है सबसे पहले वो देख लो। साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के अंदर इसकी लोकेशन है। सेल का जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे ये सारा साइकिल चल रहा होता है। होता क्या है कि आपका ग्लूकोज है, उसका फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, आपका ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये अच्छा, ये जो प्रोसेस हो रहा है ना आपका ग्लाइकोलिसिस का, इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। मैंने इधर आपके लिए लिखा होगा ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसलिए आप बुक्स में जब भी ग्लाइकोलिसिस को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपका स्टार्ट यहाँ से होगा कि ये सारे का सारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो है ये FADH, NADH, ये सारा प्रोसेस ये बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होता है जो इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और किस एंजाइम की हेल्प के साथ, विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेस या ग्लूकोकाइनेस। ठीक है, इस स्टेप को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। इसलिए आपको बता रही हूँ ये बहुत डिटेल नहीं है। अगर आपको डिटेल साइकिल्स चाहिए होंगे तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको डिटेल बता दूंगी कि एक एक साइकिल की क्या डिटेल है, कौन सी एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, स्टेप का क्या नाम है। ठीक है, लेकिन ये साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने हायर लेवल पे स्टडी पे भी चले जाओ, ये साइकिल्स जो है ना ये आपकी जान नहीं छोड़ते, आपको मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप जो है वो फर्दर अपनी चीज़ों के मेटाबॉलिज्म को नहीं समझ सकते हो।
ठीक है। फिर आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट किस एंजाइम के साथ, फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमेरेज। या कुछ लोग यहाँ पे सिंपली आइसोमेरेज भी लिख देते हैं, आइसोमर्स होते हैं आपस में ना एक दूसरे के, ठीक है। अच्छा, एरोबिक कंडीशन के अंदर ये हो रहा होता है। एरोबिक कंडीशन का मतलब है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो एरोबिक होती है आपकी, और जब आपकी एब्सेंस होती है, एब्सेंस ऑफ आपका ऑक्सीजन होता है तो वो आपकी चीज़ होती है एन एरोबिक, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये एरोबिक आपकी कंडीशंस के अंदर हो रहा है, ठीक है। फिर वो फर्दर जाके आपके ये पायरोवेट के 2 मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। ये पायरोवेट का फॉर्मूला है C3। ये जो ग्लूकोज है ना ये स्प्लिट होता है इंटू 2 पायरोवेट्स ऐसे करके, ठीक है। C3H4O3 इसका फॉर्मूला, अभी आपको फिलहाल यही तक आप उसको समझो। और साथ आपको 2 ATPs और 2 NADH देता है, एनर्जी पैकेट्स दे रहा है आपको साथ, ठीक है। फिर इसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, फिर आगे से क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट होता है। ये आपका ग्लाइकोलाइसिस यहाँ तक ख़त्म हो गया। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए अगर रिक्वायरमेंट है तो कन्वर्ट होगा इनटू सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको जो है वो आप क्रेब्स साइकिल भी कहते हो। आइसोसिट्रेट के बाद आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट के अल्फा का साइन है, ऐसे करके अल्फा का साइन होता है, इस तरीके से आपका बीटा का होता है, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटारेट, फिर आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम में, फिर सक्सिनेट बनता है, फिर उससे फ्यूमरेट, फिर मैलेट, फिर ऑक्सैलोएसिटेट, फिर ये आता है, तो फिर साइकिल चलते रहते हैं, ये नाम है इनके। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी कुछ एनर्जी बन रही है, NADH बनता है। इस आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लूटारेट होता है तो आपका NADH का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, यहाँ पे भी रिलीज होता है। यहाँ पे आपका ATP बनता है, यहाँ पे आपके FADH2 बनते हैं, यहाँ पे भी आपका NADH, मतलब इन नेट आपको जो है वो ATPs एनर्जी पैकेट्स जो है वो मिलते ही मिलते हैं एट द एंड। फिर कुछ और काम होता है, जिस तरीके से यहाँ पे अगर सिट्रेट्स आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट में जब कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, यहाँ पे भी। फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ जो है सक्सेनाइल कोएंजाइम में जब कन्वर्ट हो रहा है तब आपका ATP हो रहा है। फिर आपका सक्सिनेट से फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा है तब आपको FADH मिल रहा है। फिर आपका मैलेट से ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर आपका NADH। बेसिकली आपको एनर्जी पैकेट्स मिल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर वी हैव ये सारा ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर क्या है आपका कि आपका जो ग्लूकोज है उसको जब स्टोर करना होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो तब इसकी आपका जो है ग्लाइकोजेनेसिस जो है ये होता है, ठीक है। अब आपका ग्लूकोज अपटेक हुआ, ग्लूकोज गया, वो कन्वर्ट हुआ इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो किस एंजाइम की हेल्प की वजह से होगा, ग्लूकोकाइनेज की वजह से या हेक्सोकाइनेज, इनमें से कोई ना कोई, सिर्फ एक एंजाइम यूज होगा, सारे दोनों एंजाइम यूज नहीं होंगे, ठीक है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है कन्वर्ट हुआ इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम दैट इज कॉल्ड फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ठीक है। ये ASC है, ASC एंजाइम है, ठीक है। फिर आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ UDP के अंदर। UDP की फुल फॉर्म आपके पास क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया यूरिडीन डाइफॉस्फेट। इतना लंबा लिखना है तो लिख लो, वरना UDP ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइन 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो कौन सा एंजाइम आपका यूज होता है, यूरिडाइल ट्रांसफरेज यूज होता है। फिर ये आपका UDP ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में एंड पे जब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही होती है तो ब्रांचिंग एंजाइम्स वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि आपका जो ग्लाइकोजन है वो टूटता है इनटू ग्लूकोज, रिलीज होता है इनटू ग्लूकोज, क्योंकि उसकी उस टाइम पे जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका ग्लाइकोजन है, उसकी ब्रेक डाउन जो है वो वहाँ पे होगी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे ब्रांचिंग एंजाइम C ब्रांच बना लिया ना, आपकी ग्लाइकोजन बन गई। यहाँ पे आपके D ब्रांचिंग एंजाइम्स हैं जो आपकी ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। कौन से वाला एंजाइम है आपके पास, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ये वाला एंजाइम है, ASC लगा हुआ है एंजाइम है।
फिर आपके पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। किस एंजाइम के साथ? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के साथ, ठीक है। फिर आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है अल्टीमेटली इनटू ग्लूकोज, जहाँ पे आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, और वहाँ पे कौन सा एंजाइम आपका यूज होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ठीक है। अच्छा, ये डीफॉस्फोराइलेशन है, जिस तरह हमने इसको पढ़ा था ना, ये फॉस्फोराइलेशन है, ये आपका डीफॉस्फोराइलेशन है। यहाँ पे भी आपका जो ग्लूकोज है ना वो हो रहा होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में हो रहा होता है जब रिक्वायरमेंट उसकी होती है। अच्छा, ये आपका हो गया। फिर आपका जो है इसके बाद आपके 4 हो गए साइकिल्स। आपका 5th साइकिल है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर सिंपली क्या होता है कि प्रोसेस बाय विच आपका ग्लूकोज जो है वो सिंथेसाइज होता है, यानी कि ग्लूकोज आपका बनता है आपके नॉन कार्बोहाइड्रेट्स प्रिकर्सर के साथ। प्रिकर्सर क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को स्टार्ट करे। जिस तरह फ्यूल है, आप उसको गाड़ी में डालते हो तो आपकी गाड़ी को स्टार्ट करता है, आपकी गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करता है। वो बेसिकली जो है वो सारे का सारा आपका प्रिकर्सर बेसिकली उसको कहते हैं, ठीक है। जिस तरीके से विटामिन बीटा कैरोटीन जो है वो विटामिन ए का प्रिकर्सर है, वो उसको लेके चलता है। इसी तरीके से ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो है वो आपका ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपका ग्लूकोज जो है वो सिंथेसाइज होता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, और कौन से वाले हैं? जिस तरीके से कौन कौन से आपके पास लैक्टेट है, आपके पास ग्लिसरॉल है, पायरोवेट है, जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा ये पायरोवेट है। फिर हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड्स हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि आपके नॉन कार्बोहाइड्रेट्स, फिर आपके 2 मेन जो है वो हार्मोन्स है। जिस तरीके से आपका एक इंसुलिन एक ग्लूकागोन है, ये मेन है। बाकी भी आपके पास होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि इंसुलिन का भी यूज़ होता है। इंसुलिन हार्मोन का काम बेसिकली ये है कि ये ग्लूकोज को आपके सेल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करता है, ताकि ये इनमें से कोई भी साइकिल जिसकी रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे हो सके। और डायबिटीज़ के अंदर या तो इंसुलिन बनता ही नहीं है, या बनता है तो बहुत कम बनता है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, रिसेप्टर पकड़ते ही नहीं है इंसुलिन को। जैसे यहाँ पे आके इंसुलिन लग रहा है ना, डायबिटीज़ के केस में वो नहीं होता, ठीक है। फिर आपका ग्लूकागॉन है। ग्लूकागॉन क्या करता है कि ब्रेक डाउन करता है आपके ग्लाइकोजन को इनटू ग्लूकोज। लिवर को मैसेज आता है कि बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज लेवल बहुत कम है, तो लिवर जो है वो फौरन से आपका ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करे इनटू ग्लूकोज। और क्या वो कौन सा वाला साइकिल होता है जिससे कन्वर्ट होता है? वो ये वाला ग्लाइकोजिनोलाइसिस के साथ आपका ग्लाइकोजन ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे उसको मुझे फॉलो कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको और हर नया लेक्चर ऑन टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच।